स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है और स्टैटिक से लिया गया बेटा। इसके अंदर आप देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, यहाँ 7 ऑब्जर्वेशंस हैं और 8 एंड 16। तो मीन क्या गिवन है आपको 8 और वेरिएंस ऑफ x क्या गिवन है आपको 16। तो मीन और वेरिएंस में रिलेशन हमको पता ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2 दिस 4 10 12 एंड 14 देन द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम स्मॉल x और स्मॉल y ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मीन से पकड़ते हैं, मीन का फॉर्मूला है सब ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं 2 + 4 + 10 + 12 + 14 प्लस जो हमने लेट किए x और y अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ही हो गई बेटा, टोटल 7 है, 2 और हो गई तो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हो गई। ये आपको 8 गिवन है। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 42 आ जाएगा x + y और ये उधर जाके 56 बन जाएगा। तो x + y आपका बचेगा बेटा 14। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिल गया x और y में। अब एक दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, वेरिएंस ऑफ x का रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस ऑफ x होता है सिग्मा xi² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, यानी सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अगर आप लिख रहे हैं सिग्मा xi अपॉन n, मैं वो लिखने वाला था यहाँ पे। तो मीन जब डायरेक्टली गिवन है तो इसको सीधा यूज़ कर देंगे। तो वेरिएंस ऑफ x यहाँ पे आपका बेटा कितना है 16, इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अब सिग्मा xi² भाई यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है कोई बात नहीं, इसके स्क्वायर्स करके ऐड करेंगे 2² + 4² + 10² + 12² + 14² प्लस x² + y² अपॉन n इज 7, वो फिक्स है, माइनस सिग्मा xi अपॉन n, ये हमें डायरेक्टली x बार की फॉर्म में दे रखा है और ये वैल्यू बेटा हमारी है 8 माइनस 8²। तो इसके अंदर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले, ये आपका कितना बन जाए बेटा, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट x² + y² तो आना ही है, इनको ऐड कर लेंगे तो 460 टोटल ऐड करने पर अपॉन 7 माइनस 64। इधर 64 आप इधर ले आइए तो ये हो गया 10 और ये 1 तो ये 80 हो गया बेटा। तो ये 460 + x² + y² अपॉन 7 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 560 माइनस 460 ये आगे 10 है तो x² + y²। तो ये आपका रिजल्ट x² + y² कितना हो गया बेटा 100। अब देखिए हमें इंडिविजुअली x और y नहीं निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, वो जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन थी, यानी हमें जो फाइंड करना है वो x × y है। तो शायद परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। x² + y² = x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है x × y। और देखिए दोनों वैल्यू हमें मिल रही हैं, x² + y² डायरेक्ट 100 और ये 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये 196 हो गया माइनस 100 2xy, तो 2xy का रिजल्ट मिल जाएगा बेटा 96। तो xy आपका रिजल्ट क्या बच जाएगा बेटा 48। तो दिस इज द रिजल्ट और ये ऑप्शन नंबर बेटा 3rd है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है पेपर का और ये वेक्टर से लिया गया बेटा। अब इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उनको प्लॉट करेंगे प्रॉपरली और फिर हम रिजल्ट तक पहुँचेंगे। इसके अंदर एक नई सी चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं इसको जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा इसी क्वेश्चन में। बस 2 डाटा आपको इसके अंदर समझने पड़ेंगे, याद करने के लिए देख सकते हैं आप। देखो बेटा इसमें a b वेक्टर c वेक्टर गिवन है और c इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, यानी c क्या है परपेंडिकुलर टू a b है और c परपेंडिकुलर टू b भी है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है बेटा कि c.a क्या बनेगा आपका 0, c.b क्या बनेगा 0। उसके बाद एंड एंगल बिटवीन a एंड b, तो जो a वेक्टर और b वेक्टर है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा π/6। तो एक इसको भी यूज़ करते हैं। तो एंगल के लिए जल्दी से यूज डॉट प्रोडक्ट ही होता है, a.b = mod a mod b एंड cos π/6। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा √3/2 mod a mod b दैट इज a.b। अब देखो बेटा, अब बेटा हम इस रिजल्ट को देखेंगे और ये देखते हैं कि बनता क्या है। इसका होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, यानी कि डिटरमिनेंट के साथ प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसका होल स्क्वायर। तो इसका प्रोडक्ट इससे लिख दे बेटा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3 और फिर एक बार लिख देते हैं इसको
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब नोटिस करो कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने उसमें पढ़ा होगा जरूर डिटरमिनेंट में जब करते हैं। तो इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है जी, ये करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद दूसरी रो से मल्टीप्लाई होगा, इसमें क्या बनेगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है बेटा, इसको भी मैं यहीं पे लिखूँगा, थोड़ा ध्यान देना। अब ये वाले एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई होंगे, करस्पॉन्डिंगली इससे मल्टीप्लाई होंगे। ये डिटरमिनेंट टू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, इसमें रो को रो से मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो इसमें A1 C1 आएगा, A2 C2 और A3 C3 बनेगा। तो लिख लेते हैं A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 मल्टीप्लाई हो गया बेटा ये। अब दूसरी रो पकड़ेंगे और दूसरी रो को भी ऐसे ही तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रो में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो B1 A1 आएगा, B2 A2 आएगा, B3 A3 आएगा। पहले यहाँ पे लिखेंगे बेटा, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब याद रखोगे B1 B2 B3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इस तरह से ये वाले एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर C3 स्क्वायर। ये तीसरा। अब इसके बाद फिर हम इसको लेते हैं और पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी से भी करेंगे और तीसरी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। फिर इस तीसरी रो को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो से, फिर B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। और थर्ड जो मिलेगा वो इस वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर। तो ये मिल गया बेटा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या डिटरमिनेंट बना, ये शायद इसका मॉडुलस लेते हैं तो क्या मिलता है बेटा हमें, मॉडुलस स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये मिलेगा कि उसका अंडर रूट होता है, उधर स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो आपका मॉड ऑफ A स्क्वायर बनने वाला है। और देखिए बेटा A1 B1 A2 B2 A3 B3 का आपको मिलेंगे। जब हम A डॉट B करेंगे तो A डॉट B बेटा I से मल्टीप्लाई होता है, J वाला J से मल्टीप्लाई होता है, K वाला K से। तो इस तरीके से आपका ये बेटा A डॉट B आ गया। ठीक है, ये A डॉट B आ। अगला क्या लिखेंगे, A डॉट C। सिमिलरली A का A डॉट C के साथ है। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये क्या बनेगा A डॉट B। सिमिलरली ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ B स्क्वायर। ये क्या बनेगा B डॉट C। ये क्या बनेगा बेटा A डॉट C। ये क्या बनेगा B डॉट C। ये क्या बनेगा C डॉट C। तो C डॉट C या मॉड ऑफ C स्क्वायर, बात एक ही है। तो एक चीज़ बताइए, हमने इतना सब कुछ करा और अगर इसे एग्जामिनेशन में हम करने लगे तो हमारा बेटा टाइम बहुत कंज्यूम कर लेगा। तो मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि क्यों ना हम ये रिज़ल्ट इन तीनों वेक्टर्स के लर्न करें, A B और C थर्ड वेक्टर। इसके लिए हम सीधा रिजल्ट लर्न कर लें कि पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, उसका स्क्वायर सीधा रिजल्ट ये होता है। तो मैं आपको इसे रब करता हूँ और ये बताता हूँ कि हम इसको डायरेक्टली लर्न करेंगे। और यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और बेटा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। देखिए अब इसको लिखने का तरीका भी देखो। इसका होल स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिखो A, फिर लिखो B, फिर लिखो C। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दिया बेटा। अब वर्टिकल लिखते हैं इस तरीके से, डॉट लिख के A, याद रखो डॉट बीच में बोल रहा हूँ, है ना, B, और बेटा ये C। अब वर्टिकल लिख दिया। अब नोटिस करो, ये मॉड ऑफ C स्क्वायर, ये B डॉट B है, ये A डॉट A है, एग्जैक्टली सेम हमारा A डॉट B A डॉट C वो भी मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसको लर्न करें और डायरेक्टली इसको यूज़ करें। तो मैंने एक तरह से इसका डेरिवेशन आपको बता दिया ताकि इसको याद आप समझ सके। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप ये कहते भाई ये कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको समझाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लीजिए और इसको डायरेक्टली यूज़ करेगा। अभी देखिए आपके सीधा होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और ये सारी वैल्यूज़ देखो दिस एकदम दे रखी है सेम। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। तो ये तो वैसे भी मॉड A डॉट A कितना बनने, मॉड ऑफ A स्क्वायर लिख देते हैं और A डॉट B को A डॉट B लिखा रहने देते हैं। लेकिन C वाला पोर्शन जो A डॉट C है हमारा
और बी डॉट सी एस जितनी जो सी आर डॉट के साथ उसको जीरो लिख दो सबसे पहले, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, इसमें सी, ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो गया। और ये बच गया बेटा ए डॉट बी, जिसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अभी लिख दूंगा बी डॉट बी यानी मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा सी है। अब इसे डायरेक्टली इसको ओपन कर देते हैं बेटा। जैसे ही ओपन करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस का ही आएगा बेटा। इसको करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो सीधा रिजल्ट इसको लिख दो, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा 3/4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, मॉड ऑफ सी तो सीधा डायरेक्टली 1 लिख दूँ इसको क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ये बच जाएगा 3/4 से 1/4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ आपका रिजल्ट ये मिल गया बेटा, इसकी वैल्यू। अब देखते हैं भाई ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना होता है, कि इसको देख लो भाई। मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो सिग्मा ए आई स्क्वायर होता है और ये सिग्मा बी आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कोई आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए हमारा रिजल्ट ही आ गया 4th। तो मेरा कहने का इसके अंदर बस एक ही है कि इस रिजल्ट को आप याद करेंगे तो क्या ही क्वेश्चंस में यूज़ होता है, टेट्राहेड्रन में, पैरेललोपाइड में ये रिजल्ट खूब यूज़ होता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 है और ये चैप्टर दोबारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग से आता है बेटा। इस तरह का जेई में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनता है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, इसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए आते हैं लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट पी और क्यू बता दिया है। द नेगेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का आपको नेगेशन फाइंड करना है, यानी कि नेगेशन ऑफ पी डिसजेक्शन नेगेशन पी कंजक्शन क्यू, ये बेटा क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम इतने कम ट्राई करते हैं, इस वजह से कई बार जो है प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इन कनेक्टिव्स को, ये जो कनेक्टिव्स हैं कंजक्शन डिसजेक्शन, अगर हम इन चाहें तो इंटरसेक्शन और यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिख भी रहा है ये उल्टा वी है तो ये यू हो गया उल्टा, ये वी है तो ये यू हो गया बेटा। और नेगेशन को हम डैश या बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट थ्योरम वाला नॉट के लिए यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं हम। ये पूरा नेगेशन ऑफ, यानी कि अगर पी को मैं कैपिटल पी लिख के या यूनियन लिख दूँ, यहाँ इसको पी नेगेशन ऑफ पी क्या लिख दूँ बेटा, पी डैश, जैसे कि बार होता है बेटा नॉट के लिए यूज़ होता है, और इसको इंटरसेक्शन क्यू लिख दूँ कैपिटल, क्योंकि सेट्स में कैपिटल ही होता है, और उस टोटल के ऊपर क्या लिखा है बेटा ये नेगेशन यानी कि डैश। तो आपने जरूर पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, 11th क्लास से पढ़ते हो। अब तो प्रॉपर्टी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी यूज़ होता है, काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बेटा ये। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए यूनियन बी होल डैश लिखा हो, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके उल्टा अगर यहाँ इंटरसेक्शन लिखा होता है तो बेटा ये डैश जब दोनों के ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो। और ये भी आपको पता होगा ए डैश का डैश हमेशा क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ये आएगा बेटा ए। तो ठीक है, इस पूरे को एक सेट लेट करते हुए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये वाला यूनियन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी डैश इंटरसेक्शन क्यू, और एक डैश यहाँ भी गया, एक डैश यहाँ भी जाएगा, जैसे कि इस पे आया बेटा। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पी डैश इंटरसेक्शन, इसके ऊपर डैश जाएगा तो पी डैश का डैश दोबारा से क्या बन जाएगा, इस प्रॉपर्टी से पी, और ये रिवर्स हो जाएगा, और ये क्यू डैश इसके ऊपर भी आएगा। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक मैं समझाऊंगा, जिससे 2 × 3 + 4 होता है। तो ये दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो एक बार 2 × 3 होगा और बीच वाला प्लस बीच में आएगा, फिर 2 × 4 होगा, ये बीच वाला में बीच में ही आएगा। तो फिर से वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, पी डैश इंटरसेक्शन पी, फिर ये बीच वाला बीच में आ गया बेटा यूनियन, फिर पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश। तो P और P डैश का इंटरसेक्शन, एक बार बताइए, अगर ये कोई P सेट है तो नॉट P कहाँ होगा, यहाँ होगा बेटा नॉट P, और इन दोनों में इंटरसेक्शन तो कुछ आएगा नहीं, ये P है और ये P डैश है बेटा, इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये बन गया फाई यूनियन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। तो फाई का किसी साथ यूनियन लेंगे, अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो उसके अंदर से आप जानते हैं दोनों में और आता है जो भी रिजल्ट है, तो इसमें फाई कुछ है नहीं, तो इसका मतलब P डैश इंटरसेक्शन Q डैश आ गया। इसका मीनिंग अगर इसमें स्टेटमेंट वाली में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा बेटा,
नेगेशन ऑफ P और ये उल्टा भी आ जाएगा बेटा और नेगेशन ऑफ Q, तो ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा। ये आपका कंजक्शन मिल जाएगा इसके अंदर आपको। तो इससे से आपका रिजल्ट देखिए कौन सा बनता है, रिजल्ट आता है बेटा आपका 4th। तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं। इससे टोटोलॉजी वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे अभी पेपर्स में आपको फिर मिलने वाले। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 13 है और ये कोऑर्डिनेट से लिया गया है बेटा। और आप जानते हैं बेटा कोऑर्डिनेट के काफ़ी क्वेश्चन जेईई मेन में एडवांस में आते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको रीड करते हैं। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कोई पैराबोला है बेटा, स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है आपको, जो कि वाई स्क्वायर को 4x टाइप का होता है, राइट ओपन होता है। इस पर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, और ये भी कह दिया बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो श्योर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि अल्फा तो पॉजिटिव ही है, अल्फा नेगेटिव के लिए तो ये पैराबोला डिफाइन नहीं होगा। अब ये कहता है इज आल्सो टेंजेंट टू द इलिप्स, यानी इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो उस इलिप्स पे भी टेंजेंट बनता है, तो ठीक है एक इलिप्स और ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका इलिप्स हो गया बेटा, इस टाइप का कोई इलिप्स बन गया आपका। अब ये कहता है कि ये टेंजेंट इसका मतलब कॉमन हो गई, इलिप्स के ऊपर भी आ रही है और बेटा पैराबोला के ऊपर भी आ रही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये इसका मतलब कॉमन टेंजेंट बनी है। तो अब ये इसके अंदर अल्फा आपसे पूछता है, ज़रूरी ये है कि हमें टेंजेंट्स की नॉलेज हो। जैसे अल्फा बीटा पे अगर मैं कहूँ कि एट पॉइंट अल्फा बीटा टेंजेंट होगी तो t = 0 टाइप आपको पता होगी, हाफ पॉइंट प्लॉटिंग। तो उससे एक बार इसमें एक फार्मूला होता है, जैसे y² = 4ax होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर पॉइंट x1 y1 होता है तो मैं वहाँ अल्फा बीटा की जगह x1 y1 बता रहा हूँ आपको, तो y1 y = इसका हाफ करते हैं और x + x1 ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है इफ़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन टू अस। तो हम वो अल्फा बीटा यूज़ कर रहे हैं और पैराबोला हमारा कौन सा बेटा y² = x, तो यहाँ पे बन गया बेटा बीटा y = हाफ करेंगे इसका, जैसे यहाँ पे मैंने किया था 4a का 2a बनाया था, और x + अल्फा, तो 2 बीटा y = x + अल्फा। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि अल्फा बीटा में रिलेशन एक डेवलप हो गया और हमें अल्फा फाइंड करना है। अब ये बताना है कि ये जो टेंजेंट है इस इलिप्स की भी टेंजेंट है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि x² / a² + y² / b² = 1, ये मेरा स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो इसकी इक्वेशन टेंजेंट क्या होती है बेटा, y = mx + √a² m² + b², ये हमारी स्टैंडर्ड होती है बेटा इसकी टेंजेंट का इक्वेशन। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देख ले, इसका m का क्या आने वाला है बेटा, y = 1/2 बीटा से डिवाइड कर दिया बेटा x + α/2 बीटा, तो इससे m हो जाएगा क्योंकि कॉमन टेंजेंट दोनों का m सेम होगा, और ये पार्ट हो जाएगा बेटा c। तो आप इससे कंपेयर कर सकते, चलिए इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, ये x² 1 है बेटा प्लस y² 1/2 बनेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो ये a² की वैल्यू बेटा 1/2 किसकी है, b² की वैल्यू। तो हमारी ये टेंजेंट का क्वेश्चन लिख गया y = m कितना बेटा, यहाँ से देख लेते हैं 1/2 बीटा x, क्योंकि दोनों का m तो सेम होने वाला है क्योंकि कैसी टेंजेंट, दोनों कॉमन टेंजेंट्स हैं, प्लस √a² कितना बनेगा बेटा 1, m² फिर वही 1/2 बीटा होल स्क्वायर, और b² कितना बनेगा बेटा 1/4, ये b² सीधा 1/2 है बेटा, b² कितना बनेगा हमारा 1/2। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो जब यहाँ से ऐसे कंपेयर होगा v2 बीटा OB2 बीटा, तो लास्ट वाला टर्म ही करना कंपेयर ठीक रहेगा। α/2 बीटा इज इक्वल टू √1/4 बीटा स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखेंगे यार दो अननोन हो गए, इसके अंदर अल्फा बीटा, अब कहाँ से रिलेशन है अल्फा बीटा में, तो सीधी सी बात है, यहाँ देखो अल्फा बीटा एक क्वेश्चन बताएगा कि अल्फा बीटा कहाँ है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो। जब मैं यहाँ सेटिस्फाई करा हुआ तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आएगा, ठीक है। अब हम इसका अल्फा की जगह यहाँ पर बेटा अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर देते हैं, यहाँ हमने बीटा स्क्वायर रखा 2 बीटा और 1/4 बीटा स्क्वायर प्लस 1/2, और स्क्वायरिंग भी कर लिया, तो रूट हट गया बेटा, इससे एक बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अब सिंपल एक इक्वेशन आ गई बीटा में, बीटा यहाँ सॉल्व हो जाएगा, बीटा निकलेगा तो उसको यहाँ पे पुट कर देगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये हो गया बेटा β² / 4 इज इक्वल टू 1/4 β² प्लस 1/2। तो सबसे पहले 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब इसमें हम बेटा 2 β² से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन, तो रेशनलाइज हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 2 β² से मल्टीप्लाई करें तो ये बीटा की पावर 4 हो गया बेटा,
2 बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 1 हो गया और 2 बीटा स्क्वायर, तो बीटा की पावर 4 माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हमारी बीटा में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बीटा स्क्वायर, ये -1 आएगा बेटा यहाँ पे, -1 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन आ गई बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बीटा स्क्वायर मिल जाए बेटा -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ थोड़ा स्पेस है, इधर लिख लेता हूँ बेटा इसको। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या बन गई बेटा 2 प्लस माइनस 8/2। तो 8 का स्क्वायर 2√2 आएगा अपॉन 2 से कैंसिल कर लेते हैं 1 प्लस √2। तो हमारी बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा। मैंने माइनस क्यों छोड़ा, क्योंकि बीटा में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वैसे भी बीटा स्क्वायर नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस √2 हो गई। तो हमें अल्फ़ा निकालना है तो बीटा स्क्वायर ही अल्फ़ा के बराबर, तो 1 प्लस √2 हमारा रिजल्ट ये थर्ड इस पर ठीक हो जाता है। तो देखिए सिंपल सा टेंजेंट और पैराबोला की टेंजेंट भी पता होनी चाहिए कैसे निकलती है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स में पता होना चाहिए। तो दोनों केवल कंपेयर करना था और हमारा रिजल्ट बेटा मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये बेटा एरिया से है। 12th क्लास में एरिया आपका चैप्टर होता है सिलेबस में। अब देखो उसको रीड करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन है एंड y इक्वल टू cos x एंड x एक्सिस। तो cos x का कर्व सभी को मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कर्व ड्रॉ करेंगे पहले हम। तो cos x का कर्व यहाँ से बेटा ऐसे ड्रॉ करते हैं और फिर एक लाइन दे रखी है आपको y इक्वल टू x प्लस 1। ये पॉइंट कितना बनेगा बेटा 0 1, और ये हमारी जो लाइन ड्रॉ होने वाली है इसका स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 1 है, तो ये भी इस तरह से लाइन बन जाएगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन यही आना है 0,1। एक्स एक्सिस एंड द लाइन एंड द कर्व, तो ये वाला आपका बेटा रीजन बन गया। और यहाँ ओबियस ये वाला पॉइंट बेटा कितना हो गया -1,0। तो सिंपल एक तो ये ट्राइंगल बन गया। तो इसका एरिया तो बेटा हाफ बेस इंटू हाइट यानी 1 इंटू 1 बन जाना है, बेस 1 और ये 1, नेगेटिव -1 मत लिखना, एरिया की बात कर रहे हैं। और ये डॉटेड एरिया अगर आपको निकालना है तो मैं तो देखो सभी स्टूडेंट्स को लर्न कराता हूँ कि अगर एक लूप चाहे sin x का हो, ये दोनों लूप जो बन रहा है पूरा कंप्लीट पाई तक, तो इसका एरिया बेटा 2 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक π/2 तक तो एरिया 1 ही होना है। तो अगर पहले साइड में देखें तो हाफ प्लस ये वाला ये 1 बनेगा रिजल्ट, ऐड होकर 3/2 हो जाना चाहिए। पर फिर भी अगर नहीं पता तो हम आपको निकाल के दिखाए थे 0 से π/2 y dx। तो y क्या लेना बेटा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin x। अप्लाई कीजिए लिमिट π/2 sin π/2 1 बनेगा। 0 मैं आपको बता ही रहा था बेटा, एक पार्ट का इसका एरिया 1 होता है, इसका भी 1 होता है बेटा। अगर 0 से π/2 sin और cos की बात करें तो बेटा मैं पहले कहा था हाफ प्लस 1, ये 3/2 आपका रिजल्ट हो जाए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन लिमिट से है बेटा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। देखिए बेटा 0 माइनस में फाइंड भी नहीं कर सकते बिकॉज लॉग की डोमेन में नेगेटिव आता ही नहीं, तो केवल राइट हैंड लिमिट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए है कि बच्चा यहाँ पे n की वजह से डरता है कि n पॉजिटिव है। अरे n पॉजिटिव तो कुछ भी ले लो, n को 2 ले लो, 3 ले लो, पॉजिटिव में हाफ भी लो तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये लिमिट 0 प्लस। अब अगर आप लेते हैं 0 पुट करते तो ये नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा बेटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और 0 प्लस की तरफ इसे ले जाएंगे तो लॉग कहाँ पे अप्रोच करता है बेटा 0 प्लस में। लॉग का कर्व से याद आ रहा होगा आपको। 0 प्लस पे जाएंगे तो कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा बेटा -∞। अच्छा -∞ और +∞, साइन तो मैटर नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि ये 0 × ∞ फॉर्म बनी और 0 × ∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसको हम नॉर्मली जब कन्वर्ट करते हैं तो या तो ∞/∞ में कन्वर्ट करते हैं या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अप्रोचिंग टू। तो जब ये दोनों अप्रोचिंग टू आती है, इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यही रीज़न है कि मैं इसमें आ रहा हूँ, क्योंकि और कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो नहीं पाएगा। तो log x को नीचे ले आना तो बेकार है। हम यहाँ पे 1/x की पावर n ले आते हैं और n को क्या लिख लेते हैं बेटा 2 ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। हमें क्वेश्चन करना है वहाँ पे जल्दी जल्दी। अब आप देखिए अगर मैं 0 प्लस ले आता तो ये -∞ को अप्रोच करेगा, ठीक है। n को मैंने क्या लिया था बेटा 2 लिया था।
ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये किसको अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो आप ये समझिए माइनस साइन तो बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार एलओपीडब्ल्यू लाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा बेटा 1/x और इसका -2/x³। तो ये सिंप्लीफाई होने बेटा कहाँ अप्रोच करने वाला है, देखो बहुत आसान हो क्वेश्चन, ये 1/x से कट जाएगा तो 1/2 और ये x² ऊपर चला जाएगा। जैसे ही आप 0 प्लस रखेंगे इसके अंदर तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो रिजल्ट बेटा क्या मिल जाएगा आपको, 0। और यानी एग्जिस्ट करता है, और क्या रिजल्ट है, 0। 0 यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है, एग्जिस्ट करता है तभी तो 0 है। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट ना लिखे तो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रिजल्ट 0 है।